फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी भूगोल में अपना चैप्टर 8, जिसका नाम होगा वायुमंडल संगठन तथा संरचना। ठीक है, हम बात करें वायु की या वायुमंडल की, तो कोई व्यक्ति भी वायु के बिना नहीं रह सकता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि हम दिन में 2-3 बार भोजन करते हैं और कई बार पानी पीते हैं, लेकिन हम जो सांस लेते हैं वायु से, वो लगभग हम प्रत्येक सेकंड लेते रहते हैं। ठीक है, और जीवित रहने के लिए वायु सभी जीवों के लिए आवश्यक है। मनुष्य जैसे कुछ जीव बिना भोजन और पानी लिए कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना कुछ मिनट भी जीवित रहना संभव नहीं होता है। तो इसी प्रकार से वायुमंडल जहाँ से हम सांस लेते हैं, जिस वायु से हम सांस लेते हैं, उस वायुमंडल का हमें विस्तृत ज्ञान होना जरूरी है। वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। ठीक है, वायुमंडल के बारे में बात करें तो वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। आगे बात करें वायुमंडल के संगठन के बारे में, तो वायुमंडल गैसों, जल वाष्प एवं धूल कणों से बना होता है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है जैसे कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। ठीक है, कम हो जाती है, खत्म ही हो जाती है, 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर बिल्कुल समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड जो है या जलवाष्प है, पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। बात करें गैस की, तो कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए यह अपारदर्शी है। यह सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है तथा इसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित करती है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। दूसरे गैसों का आयतन स्थिर है, जबकि पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। इसलिए क्या हुआ, चूल्हा जलाना, ठीक है, ये सब चीज़ों पे क्या किया गया है, इनको बंद करवाया गया है, इनको कम करवाया गया है, क्योंकि ये वायुमंडल के लिए हानिकारक भी है। इसने हवा के ताप को भी बढ़ा दिया है। किसने? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने। ठीक है, वहीं ओजोन वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है, जो कि पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। यह एक फिल्टर की तरह कार्य करता है तथा सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। ठीक है, तो ओजोन परत भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है हम सभी के लिए। अगर पराबैंगनी किरणें आ जाएंगी पृथ्वी पर, तो क्या होगा, जो स्किन कैंसर है वो होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे। उनसे क्या होगा, स्किन कैंसर होगा। ठीक है, तो बात करें जलवाष्प की, तो जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती है। ठीक है, और कम तथा गर्म तथा आर्द्र उष्ण, ये कर्म नहीं है, गर्म है, गर्म तथा आर्द्र उष्ण कटिबंधीय यह हवा के आयतन का 4% होती है। ठीक है, गर्म तथा आर्द्र उष्ण कटिबंध में यह हवा के आयतन का 4% होती है, जबकि ध्रुवों जैसे ठंडे तथा रेगिस्तानों जैसे शुष्क प्रदेशों में यह हवा के आयतन में सिर्फ 1% होती है। होगी ही। जलवाष्प कब ज्यादा होती है? गर्मी में। ठीक है, जब आपको पसीने आते हैं। पसीने क्यों आते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी ठंडी होती है और जलवाष्प जो है वो, आपकी बॉडी गर्म रहती है और जलवाष्प जल रहता है, तो वो आपकी जब हवाएं आपको छू के जाती हैं तो वो पसीना आपको आता है। ठीक है, आपने ग्लास भी देखा होगा, कभी ठंडे पानी का ग्लास भी आपने देखा होगा। तो जलवाष्प कैसी होती है? गर्म वायु होती हैं। ठीक है, तो जब वो ठंडी चीजों से टकराती हैं तो क्या होता है, जो पानी की बूंदें हैं जलवाष्प में हवा के अंदर, वो छूट जाती हैं। इस प्रकार से पानी, ग्लास के पानी पे क्या आती हैं, आपको ओस सी देखने को मिलती है। ठीक है, बात करें जलवाष्प के बारे में, हमने जान लिया कि ध्रुवों जैसे ठंडे रेगिस्तानों में, शुष्क प्रदेशों में यह हवा के आयतन में केवल 1% होती है, 1% से भी कम होती है। और विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। यह सूर्य से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है और इस प्रकार यह एक कंबल की तरह कार्य करती है। ठीक है,
तथा पृथ्वी को न तो अधिक गर्म तथा न ही अधिक ठंडा होने देती है, और जलवाष्प जो है वायु को स्थिर और अस्थिर होने में योगदान देती है। ठीक है, तो हमने जलवाष्प के बारे में भी पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया होगा। बात करें धूल कणों के बारे में, हम किसके बारे में बात करें? जो वायुमंडल के घटक हैं, जलवाष्प है, गैस है और धूल के कण हैं। तो बात करें धूल के कण की, तो वायुमंडल में धूल के कण कहाँ से आते हैं? वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को रखने की भी क्षमता होती है। ये छोटे कण जो होते हैं वो विभिन्न स्रोतों जैसे समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धूल, पराग धूल तथा उल्काओं के टूटे हुए कण से निकलते हैं। धूल कण प्रायः वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं। निचला भाग कौन सा? क्षोभ मंडल, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मौजूद होते हैं, फिर भी संवहनीय वायु प्रवाह इन्हें काफी ऊंचाई तक ले जा सकता है। धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण तथा शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है, जो विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में यहाँ अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो बात कर ली धूल के कणों के बारे में। अब हम जानेंगे वायुमंडल की संरचना। अभी तक हमने वायुमंडल की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा है, लेकिन अब हम जानेंगे बाह्य संरचना के बारे में कि पृथ्वी के ऊपर क्या क्या है। वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न पदों का बना होता है। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यह घटता जाता है, और तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को ये वैज्ञानिकों ने 5 संस्तरों अर्थात भागों में बांटा है, जिनमें है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल। अर्थात क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, इनके बारे में अब हम बात करेंगे। बात करें क्षोभ मंडल की, तो यहाँ पे आपको किलोमीटर से समझ में आ जाएगा ये क्षोभ मंडल है। ठीक है, ये आपको क्षोभ मंडल देखने को मिलेगा। तो क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे नीचे का भाग होता है, जो हमारे सबसे निकट होता है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है, और यह ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवत वृत्त पर यह 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ध्रुवों पर क्यों और विषुवत वृत्त पर क्यों। तो क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक समान किया जाता है। ठीक है, एक मिनट इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, ये शायद कुछ मिसप्रिंट हो गया है। क्षोभ मंडल, एक सेकेंड रुकिएगा। अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। ठीक है, सम्मान नहीं है, संवहन किया जाता है। इस भाग में धूल कण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं। मौसम में परिवर्तन इसी भाग में होता है। इस भाग में आपको प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री से घटता जाता है। जैविक क्रिया के लिए यह जो भाग है, ये क्षोभ मंडल है, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, बात करें क्षोभ मंडल के बाद दूसरे भाग की, तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। ठीक है, ये एक सीमा है जिसको क्षोभ सीमा हम कहते हैं। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का जो तापमान है वो -80 डिग्री सेल्सियस, और ध्रुवों पर यह -45 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। समताप मंडल इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। समताप मंडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, तो ओजोन परत कौन से भाग में पाई जाती है? समताप मंडल में, जो कि ओजोन परत के बारे में हमने भी बात करी है। वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और हमें पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है, और हमें भी बचाती है। बात करें मध्य मंडल के बारे में। ठीक है, मध्य मंडल के बारे में बात करें तो मध्य मंडल सप्ताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। इस भाग में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है, और 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पहुंचकर ये 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मध्य मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। आगे बात करें आयन मंडल, तो आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर
400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं तथा इसलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। कौन से कण? विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे इस भाग के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं और यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी भाग जो बाह्य मंडल के ऊपर स्थित होता है, अर्थात यहाँ पे आप पिक्चर में देखिए, यहाँ पे ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग बहिर्मंडल कहलाता है। कौन सा कहलाता है? बहिर्मंडल। ठीक है, बाह्य मंडल के सबसे ऊपर स्थित होता है तो इसको बहिर्मंडल कहते हैं। यह सबसे ऊंचा भाग है तथा इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इस भाग में मौजूद सभी घटक विरल होते हैं जो धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। यद्यपि वायुमंडल के सभी भाग हमें प्रभावित भी करते हैं। मौसम और जलवायु के तत्वों के बारे में बात करें जो हमें प्रभावित करते हैं तो उसमें आते हैं ताप, दाब, हवा, आर्द्रता, बादल और वर्षण। वायुमंडल के महत्वपूर्ण तत्व हैं जो पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इन टॉपिक्स के बारे में हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। ताप, दाब, हवा और आर्द्रता। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास में इतना ही और आप डिलाइट आईएएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। ठीक है, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में हेल्प कर सकते हैं वहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप उन सभी का लाभ उठाएं। ठीक है, धन्यवाद।